हेलो गाइस। सो आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैथ्स के उसको मैं एक बार रिवाइज़ कराऊंगी ताकि आगे जो भी 8th क्लास के अगर मैं क्लासेस डालूँ या फिर 9th क्लास की अगर मैं क्लासेस डालूँ या 10th की, तो फिर आपको ऐसा ना हो कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं उसमें प्रॉब्लम्स हो। मैं साथ साथ भी बताऊंगी वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी, लेकिन एक बार रिव्यू के लिए एक ही बारी में सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लेना ज़्यादा सही रहता है, ताकि आपको भी ऐसे प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ से क्या चीज़ आ गई है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं बोर्ड मास। सुना भी होगा बोर्ड मास और आधों को पता भी होगा, लेकिन मैं एक बार डिफाइन कर दूँ, मैंने ऐसा सोचा था कि एक बार बता दूँगी। तो फिर बोर्ड मास क्या होता है? ये बी डेट मीन्स ब्रैकेट, ओ डेट मीन्स ऑफ ब्रैकेट, एंड डी डेट मीन्स डिवीजन, और एम मल्टीप्लिकेशन, और ए एडिशन, एंड ये सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आप कोई भी इक्वेशन को या कोई भी नंबर्स को सॉल्व करते हो, किसी भी नंबर्स को सॉल्व करते हो, तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान दो कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप जो भी ऑफ है उसको करो, फिर डिवीजन पर जाओ, फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। जैसे अगर मैं कोई भी टर्म्स ले सकती हूँ, 3 - 1 ऑफ 7 प्लस 39 डिवाइड 13 प्लस 5 -2। तो इसमें क्या है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि माइनस और प्लस कर लिया, ये तो मतलब कोई भी आप अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, तो लेकिन वो गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। ऐसा हो जाता है कि आप जब अपने दिमाग से चलते हो, जैसे 8th क्लास में हो आप, छोटे छोटे बच्चे सारे, तो ऐसे क्या है, जब आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आप कोई भी टर्म्स को पहले उठा के कर देते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। अगर ये ब्रैकेट में है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है। अगर ये भी ब्रैकेट में इस तरीके से है तो सबसे पहले ब्रैकेट ही ओपन करना है, तो आप सबसे पहले ये करोगे। लेकिन अगर ये ब्रैकेट में नहीं है तो आप ऐसा नहीं करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे। यहाँ क्या है, पहले ब्रैकेट में इसको करना है, 3 में से 2 को माइनस, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 आएगा। फिर आप इसको ऐसे लिखोगे, 5 में से 2 को माइनस करोगे, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। इस तरीके से लिखोगे। देन अब आपको दिखाई देगा कि ऑफ को करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई लगा दो। बाकी टर्म्स को आप ऐसे लिखोगे। अब क्या है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन को हम जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा। ये मैंने शो करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया है, लेकिन आप डायरेक्ट लिखोगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करके 14। अब आप डिवीजन करोगे, यहाँ आप डिवाइड करते हो तो 3 आएगा, इसमें से इसको +3 और +14 है। अब आप तीनों नंबर को प्लस कर सकते हो, ठीक है, 20। तो ऐसे आंसर क्या आएगा, 20। बहुत इजी और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे को लगा था कि एक बार बता देना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूँ। अब जो कॉन्सेप्ट हैं वो है अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं, कुछ फॉर्मूले हैं उसको आने चाहिए, और वो मैं एक बार रिवाइज़ करा दे रही हूँ। 8th क्लास के लिए भी कुछ है और फिर 9th के भी हैं आगे के। मैं बता दूँगी कौन से 8th के लिए हैं और कौन से 9th के लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो यूज़ आएंगे 8th क्लास को, और अच्छे से याद रखना। a² + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, सॉरी, a + b का होल स्क्वायर। कोई भी टर्म्स है उसको अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला ओपन होगा a² + 2ab + b²। ऐसे ही होगा, चाहे आप इसको इस 3x + 5 लिख दो और होल स्क्वायर अगर लगा है तो वो ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम अलग अलग इसको सेपरेट कर दें, नहीं, इसको इस तरीके से ही ओपन करना है। 3x² + 2, a की जगह आ जाएगा 3x और b की जगह आ जाएगा 5, और प्लस b डेट मीन्स 5 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो हमारा आएगा 9x² + 30x + 25। ये आंसर है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अगर हम यही माइनस वाला अगर हम लगाते हैं तो a - b का स्क्वायर बन जाता है, सेम a² रहेगा, बस 2ab के सामने माइनस आ जाएगा, और प्लस b², ये होता है। और एक और आता है a - b और a + b। अगर ये इस तरीके, अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
छोटा सा लिख दे रही हूँ, ऊपर लिख देती हूँ। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a माइनस बी और a माइनस बी दोनों सेम है, इसलिए ये होल का स्क्वायर बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों अलग है, इसलिए होल स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, एकदम रट लो, आता ही है क्योंकि। और ये प्रॉपर जो मैं इतना बता दे रही हूँ ये सारा 8th क्लास के लिए, आगे फिर 9th क्लास के लिए नेक्स्ट शीट से स्टार्ट होगा। अगर हम a प्लस 2 a प्लस 5, अगर कोई भी टर्म है, अगर मैं इसको x और y ले लूँ, x ले लूँ यहाँ पे और यहाँ ले लूँ y, कि जो a है हमारा वो तो सेम है, दैट मीन्स आगे वाली टर्म्स तो सेम है, लेकिन पीछे वाली टर्म्स क्या है, अलग है। तो a का स्क्वायर, जो आगे का स्क्वायर है वो आगे का स्क्वायर रहता है, पीछे वाली टर्म्स जो है प्लस हो जाती है इस तरीके से, और सिर्फ आगे की जो टर्म है वो एक यहाँ पे a लिखा होता है। फिर आप प्लस करेंगे और लास्ट की जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आता कैसे है, जब आप इसको ओपन करेंगे ना, अपने अकॉर्डिंग भी सीखा होगा कि आप इस होल स्क्वायर को किस तरीके से इसको आप ओपन कर सकते हैं। आपने सिर्फ अकेला a लिया और इस पूरे को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है ना, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया आपने, फिर x लिया और इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। फिर जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो अब जो है फॉर्मूले वो हमारे 9th क्लास के लिए है मैक्सिमम, ठीक है। तो जो 9th क्लास के लिए फॉर्मूलेज हैं वो हैं हाँ क्यूब वाले है ना, a प्लस बी का क्यूब, वो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। हम इसे मैं इसको दो तरीके से बताऊंगी, ठीक है। सॉरी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये है इस तरीके से। लेकिन हम काफ़ी बार इसको ओपन करा हुआ देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जब मैं छोटी थी तो मैंने तो इसको इस तरीके से लर्न किया हुआ था, पता नहीं मैंने इस तरीके से क्यों नहीं किया था, ये क्या टफ लग रहा था, बट मैंने इसको इस तरीके से रटा था, a क्यूब b क्यूब तो ठीक है, एक बार 3 के साथ a का स्क्वायर और b अकेला, एक बार 3 के साथ a अकेला और b का स्क्वायर, इस तरीके से मैंने याद किया था। a माइनस बी का क्यूब अगर हम लेते हैं तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, इसको हम अगेन ओपन करेंगे तो a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस है ना 3a स्क्वायर b, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस a बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब ये जो है मैं एक बार बता देती हूँ, एक बार डिफाइन कर देती हूँ कि माइनस इसके पास क्यों आया, क्योंकि हमारा b के पास माइनस है ना, क्योंकि आगे सॉल्व करते हो तो आप लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हो, जब क्योंकि हमारे पास b का स्क्वायर है तो b के पास यहाँ पे हमने क्यूब करा। अगर -1 को क्यूब करते हैं तो क्या आता है, -1 ही आता है ना, लेकिन अगर -1 को हम स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। तो इसलिए अगर हम माइनस वाली कोई भी चीज़ को अगर क्यूब कर रहे हैं तो हमारे पास माइनस का टर्म आएगा। अगर अकेला -1 होता है तो वो माइनस में है ही, और यहाँ पे हमें b दिखाई दे रहा है सिंगल है तो यहाँ पे इसलिए माइनस, यहाँ पे हमें प्लस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ b का स्क्वायर हो गया, डेट मीन्स -1 का स्क्वायर हो गया। नहीं तो डायरेक्ट रट लो, ऐसे याद कर लो एकदम, या ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस, और ये ओपन करोगे तो आपका ऐसे बन के आ जाएगा। अब डायरेक्ट हाँ, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये एक फॉर्मूला है और इनको याद कर लो क्योंकि ये आते हैं। और 9th क्लास में ये वाला फॉर्मूला काफ़ी बार आ जाता है पर आप याद नहीं करते हैं, अलग से a क्यूब और b क्यूब, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, इसको आप यहाँ पे लेके जाओगे दूसरे लेफ्ट साइड तो ये माइनस में आ जाएगा, तो उस टर्म में भी निकल सकता है। लेकिन काफ़ी बार होता है डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में, शायद 9th क्वेश्चन है या 10th ऐसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर है, उसमें डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ है जो कि बहुत आगे यूज़ आएगा और 9th क्लास में भी काफ़ी बार यूज़ है। तो ये फार्मूला क्या है कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको याद कर लो, करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको याद कर लो क्योंकि ये आता है।
अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट फॉर्मूला है ये वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। एक्स वाई के टर्म्स में भी ले सकती हूँ, मैं इस टर्म्स में बता रही हूँ बट। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये करते हो आप। तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो 9th के हैं और आगे भी यूज़ आते हैं कि कभी भी अगर a प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को लर्न रख करो चाहे मत करो, लेकिन बाकी ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट लर्न होने चाहिए, वो मैंडेटरी हैं। एंड नेक्स्ट हम चलेंगे मैं किसके कराऊँ, ज्योमेट्री के, या पहले ना मैं पैरेलल लाइंस जो है उनको डिफाइन कर देती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। पैरेलल लाइंस जो है 8th में भी है 9th में भी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, ठीक है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ जो है। इसको याद कर लो क्योंकि आगे बहुत काम आती है। अब ये ना पैरेलल लाइन क्या होती है, इनके बीच में ना सेम गैप है, चाहे आप इधर देख लो चाहे किधर भी देख लो सेम गैप है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, कभी भी ये मीट नहीं करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये हमारी पैरेलल लाइन है। अगर हम इस पैरेलल लाइन के बीच से ऐसे करके कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। इस वाली लाइन का नाम हो जाता है हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है, VA। तो अगर हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया तो अगर मैं ना एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ, सारे एंगल्स के नाम लिख दूँगी, उसके बाद मैं सारे जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक बार डिफाइन कर दूँगी। जैसे इसको अगर मैं 1 बोलूँ, इसको अगर 2 बोलूँ, इसको 3 बोल दूँ, इसको 4, ठीक है, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब ना करस्पॉन्डिंग एंगल से स्टार्ट करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। मैं सारे इतने ही गैप में लिखना चाहूँगी क्योंकि वो आपको डिफाइन भी होगा और यहाँ पे दिखता भी रहेगा कि क्या क्या कहाँ पे है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जैसे आप 1 देख रहे हो और सेम तरीके से आप 5 देख रहे हो, ये भी ऊपर है लाइन के और ये भी ऊपर है और ये इस ट्रांसवर्सल से मीट कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ये वाले हमारे ऊपर ऊपर वाले हो गए क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 5 के। और ऐसा क्यों होगा, रीज़न क्या है इसका कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और पैरेलल लाइन में कोई भी ट्रांसवर्सल बनेगा तो ऐसा होगा हमेशा। तो क्या सिर्फ इधर के ही होते हैं, नहीं 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 नहीं, इधर वाली लाइंस भी, इधर वाले जो एंगल्स हैं वो भी सेम है। ये लाइन के ऊपर ये लाइन के ऊपर दोनों ऊपर ऊपर वाले सेम होते हैं, यानी कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। सेम तरीके से हम देखें नीचे वाला एंगल जो है 3 और ये 7 जो है ये भी इक्वल होगा, इसको ऐसे देख लो कि ये लाइन के नीचे वाला और ये भी इस लाइन के नीचे वाला और सेम तरफ, नीचे तो है लेकिन सेम तरफ और सेम इसी साइड राइट हैंड साइड में हमारा, और ये भी राइट हैंड साइड में, और दोनों लाइन पैरेलल लाइंस इनको नीचे है। तो एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल है। ये सारा इक्वल तभी कहलाता है जब हम बोलेंगे कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगर हम बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं, जो बहुत बार लगता है, हमेशा यूज़ आता है आगे और बहुत बार आएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर से समझ आ रहा है कि अंदर के एंगल्स जो है, अल्टरनेट मतलब एक अगर इस साइड है लेफ़्ट साइड तो दूसरा राइट साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही हम समझेंगे और इसी से हम समझेंगे क्या है इंटीरियर का एंगल। ओके, ये रहा, ये दोनों लाइन के अंदर होना चाहिए, ये रहा दोनों लाइन के अंदर, ठीक है, ये भी दोनों लाइन के अंदर है, लेकिन एक अगर लेफ़्ट साइड तो दूसरा राइट साइड, ये और ये, तो हम बोलेंगे कि एंगल 3 जो है इक्वल है एंगल 6 के। एक अगर राइट साइड तो एक हमारा होना चाहिए लेफ़्ट साइड, बस। तो ये हमारा हो गया क्या, अल्टरनेट इंटीरियर। और काफ़ी बार ऐसे भी हम याद करते हैं कि जो जेड बनाता है, चाहे वो अब इस तरीके का जेड भी हो सकता है, ये जेड बना रहा है तो ये उल्टा ऐसे करके जेड बना रहा है तो ये इस तरीके से भी होता है। अगर मैं लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करती तो ये जेड जो है हमारा ऐसे बनता, तो सेम है। चाहे तो आप इन लाइंस के अंदर वाले इस तरीके से ऐसे देख लो, अपोजिट साइड होने चाहिए।
अब सेम तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। एक्सटीरियर से समझ आ रहा होगा कि बाहर वाले एंगल की बात की गई है, हाँ बिल्कुल। और ऑल्टरनेट से समझ आ रहा होगा कि एक अगर लेफ़्ट साइड है तो एक राइट साइड होना चाहिए, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब जो पैरेलल लाइन है उनके अंदर नहीं होना चाहिए, उनके बाहर के साइड। तो ये रहा बाहर के साइड, तो ये दो एंगल है और ये दो एंगल है, ऊपर वाले और नीचे वाले। तो फिर ये बाहर वाले ले लें, हाँ। और कैसे लेना है, एक इस साइड और एक इस साइड, डेट मीन्स ये लेने हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 8 के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 7 के, एक उधर एक इधर, इस तरीके से। अब हाँ, एक और चीज़ बची हुई है कि ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड पे, अभी हम ऑल्टरनेट की बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं इंटीरियर एंगल तो बोल रही हूँ, कॉन्सिक्यूटिव बोल रही हूँ। डेट मीन्स एक के बाद एकदम जो आ जाता है हमारा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो है, जैसे क्या, थोड़ा कम स्पेस है बट मैं एक बार समझा दूँ। अब जैसे ये वाला, अब हमने अल्टरनेट पढ़ लिया, एक इधर तो एक दूसरे साइड होनी चाहिए लाइन के। अंदर की बात करेंगे तो अंदर अंदर देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला है कि हमारा इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव। अगर इंटीरियर की बात करें तो अंदर तो सिर्फ 1 2 3 4 ही एंगल है, ठीक है। तो इस 4 के एंगल की एक ही साइड कौन से हैं, ये दो। कौन से हैं, 3 और 5। तो जब भी अंदर के दो जो एंगल हैं एक ही साइड के, इंटीरियर एंगल दोनों एक ही साइड के, जब हम ऐड करते हैं तो 180 आता है हमेशा उसका सम। याद रखना अच्छे से, क्योंकि ये यूज़ आता है। और दूसरे साइड भी सेम लगता है, जब भी हम दूसरे साइड के राइट हैंड साइड देख लो, हमेशा अंदर के एंगल्स, तो एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो इक्वल होगा 180 के। ये ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी लगती है। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो है उन सबका सम जो है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का कितना होता है, 180 होता है। इसको इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। अब ओके, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एक बार मैं बता देती हूँ, फिर भी मतलब आता है पूरे टाइम या नहीं आई डोंट नो, बट एक बार मैं बता दूँ। लीनियर पेयर क्या होता है, कोई भी एक स्ट्रेट, ये वाली लाइन पता है स्ट्रेट है, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ, और यहाँ पे मैं सी दे देती हूँ। अब अगर यहाँ से कोई एंगल बन रहा है ऐसे, ये तो 180 का, ये तो हमको पता है। लेकिन अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट ही, कैसी भी, स्ट्रेट भी हो सकती है और थोड़ी टेढ़ी भी हो सकती है, कैसी भी लाइन है। अब ये इस तरीके से आपको व्यू दिखाई दे रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ये तो स्ट्रेट लाइन ही है। बस अगर हम एंगल अलग अलग देखते हैं, डी इसको नाम दे दूँ, अगर मैं इस एंगल को इस तरीके से देखूँ और इस एंगल को इस तरीके से देखूँ, तो ये दोनों अलग अलग एंगल है, लेकिन दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो बनेगा तो 180। जब भी ऐसा हो कि दोनों एंगल को ऐड करके 180 बन रहा है और दिख भी रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, दिखना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर बना रहा है। उसको ये नहीं बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन बना रही है, उसको बोलेंगे कि लीनियर पेयर बना रहा है, सॉरी। आगे बहुत बार ऐसा होता है कि यूज़ लगता है इसलिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब किसी का सम जो है 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री होता है जब सम जो है 180 डिग्री होता है किसी भी दो का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं और कुछ सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं वो, कोई भी दो एंगल, जब कोई भी दो एंगल x प्लस एंगल y इनका सम 90 है तो वो हो गया हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। अगर किसी एंगल x प्लस एंगल y का सम अगर 180 है तो वो कहलाएगा हमारा सप्लीमेंट्री। यही है सिंपल कॉन्सेप्ट। और ओके, ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता भी होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं हम। ज्योमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं और इसको राइट डाउन कर लेना, एक अपनी कॉपी बना लेना। ये काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत यूज़फुल है। एक छोटी सी कॉपी बना ली तो काफ़ी बड़ी है, छोटी सी कॉपी बना ली, उसमें छोटा छोटा लिख लिया सारी चीज़ों को अपने तरीके से, मैंने जैसा लिख दिया, ज़रूरी नहीं, अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ रही है उसको ओपन करके देख लिया, काफ़ी फ़ायदा होगा, वो याद रहेगी।
वो जो कॉपी की जो इमेजेस है ना वो छप जाती है माइंड में, आपको पता नहीं चलता, बट आप उसको रिकॉल करते हो जब भी आप क्वेश्चन करते हो, और वही कॉपी के जो पेजेस हैं वो याद आते हैं, वो डायग्राम, वो जो आपने लिखा है वो सब याद आता है। तो ऐसा करो, ठीक है। तो हम पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम इसका नाम इसलिए है क्योंकि अब पैरेललोग्राम से हमें ये पैरेलल लाइंस तो आपको समझ आ गई क्या होती है, कि जिनके बीच में गैप इक्वल होता है। पैरेललोग्राम इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो भी इसके बीच में बराबर गैप है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो भी इनके बीच में बराबर गैप है। ये स्लाइंट है तो ये भी इस तरीके से ऐसे है, टिल्ट हो रखा है, दोनों पूरा टिल्ट है, दैट मीन्स इनके बीच में हाइट्स जो है सेम है, गैप सॉरी, इनके बीच में गैप जो है वो सेम है। तो हम अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पता होनी चाहिए, एंगल ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ, इसको सी दे दूँ और इसको डी दे दूँ, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमेशा एंगल ए जो है इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी जो है हमेशा इक्वल होगा एंगल डी के। ये अपोजिट वाली प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है कि ऐसा होता है। सेम तरीके से ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है ना, तो ये और ये इक्वल होगा। अब मैं इस तरीके से ऐसे डिफाइन भी कर सकती हूँ, एंगल ये इसके इक्वल है और एंगल ये वाला इसके इक्वल है। 2 बार बनाया ना तो दिख रहा है 2 बार, ये वाला इस साइड के इक्वल है और ये वाली इस वाली साइड के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ए बी जो है वो लाइन सी डी के इक्वल है, और सेम तरीके से हम बात करें ए डी जो है वो लाइन बी सी के इक्वल है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब एक और चीज़ कि जब भी डायगनल इसमें मीट करते हैं, अब ऐसे करके डायगनल अगर मैं बना दूँ, ड्रॉ कर दूँ, कुछ मेरे को लगता है कि पार्ट में डिवाइड करनी पड़ेगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। जो मेंसुरेशन का जो है 2D और 3D वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करूँगी, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी फालतू में। तो मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ आज। तो इसको ख़त्म करते हैं। जैसे कि अब जो डायगनल मीट करते हैं, जब भी डायगनल मीट करते हैं तो ये जो है इसको मैं ओ नाम अगर दे दूँ, तो जब भी डायगनल मीट करेंगे तो ये एक दूसरे को कट करेंगे इक्वल पार्ट में। दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है इक्वल होगा इस वाले पार्ट के, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सेम तरीके से ये वाला पार्ट जो है इक्वल होगा इस वाले पार्ट के। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ये इसके पार्ट के। अब मैं इसको लिखूँगी कैसे, हमेशा याद रखना कि डायगनल्स जो है, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ईच अदर। ओके, तो इसको हम लिखेंगे क्या कि ए ओ जो है वो इक्वल हो गया दोनों बाइसेक्ट बनने की वजह से सी ओ के। सेम तरीके से डी ओ जो है वो इक्वल हो गया बी ओ के। ऐसा होता है। और एक और चीज़, अब अभी मैंने एक चीज़ समझाई थी ना कि ये पैरेलल लाइंस में अगर हम ट्रांसवर्सल बना दे तो इसके जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल है जो 180 होते हैं, सेम ये पैरेललोग्राम ही तो है। अगर हम ऐसे देखें तो भी पैरेललोग्राम है, ऐसे देखें तो भी पैरेललोग्राम है। तो ये अब ऐसे देखना शुरू करते हैं, ये पैरेललोग्राम है, ये समझ लो ट्रांसवर्सल आ गया। इसको आगे भी तो बढ़ा सकते हैं, मीट थोड़ी करेगी कभी। तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लूँ तो ये और ये इसका सम तो 180 होना चाहिए, और अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लूँ तो ये और ये इसका सम तो 180 होना चाहिए। तो ऐसा होता है। और अगर मैं ये वाली पैरेलल लाइन मानूँ और इसको ट्रांसवर्सल मानूँ तो ये और ये हमेशा 180 होता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि एंगल ए और एंगल बी यानी कि पास पास वाले एंगल, इनका सम 180 होगा। एंगल बी की बात करें एंगल सी के साथ तो वो भी 180 बनाएगा। एंगल सी की बात करें एंगल डी के साथ वो भी 180। एंगल ए और एंगल डी ये दोनों मिलेंगे तो ये 180 बनाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल जो है पैरेललोग्राम का उनका सम 180 होता है। अब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। प्रॉपर्टी के लिए स्पेस तो कम है, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे नेक्स्ट पे मैं पुश कर दूँगी। ये अगर मैंने रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, मैंने नाम दे दिया। अब मैं साथ साथ बताती भी रहूँगी और शो भी कर दूँगी। आप भी मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से ही बना लीजिए, नोट्स बहुत काम आते हैं। मैंने बनाया, मुझे पता है, मैंने भी लेट ही बनाए थे। मेरे को किसी ने बोला था बनाओ तो मैंने कभी बनाए भी नहीं नोट्स, लेकिन मैंने हाँ, जब मैंने अपना 11th और 12th में मैथ खुद ही की थी, हर एक बुक के लाइन्स को पढ़ पढ़ के, तब मैंने सारे नोट्स बनाए थे। नोट्स क्या, फॉर्मूले लिख लिए थे एक कुछ कॉपीज़ के पेजेस पे, और उसको मैंने बहुत अच्छे से कैरी किया था और वो बहुत यूज़फुल रहे थे। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। ओके, सेम कि ये जो है पहले तो ये 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल कितने होते हैं इसमें, यही है कि ये 90 डिग्री होते हैं।
तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, वो इक्वल होगा सी के, वो इक्वल होगा डी के, और ये सारे होंगे 90। अब अपोजिट्स जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, डैट मीन्स ए बी जो है वो इक्वल होगी किसके, सी डी के। और सेम तरीके से हम बोल सकते हैं ए डी जो है वो इक्वल होगी बी सी के। ये ऐसा होता है एक। और हम बोल सकते हैं कि जो इसके हम इसमें भी ये भी वही लगा सकते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स जो है इनका सम क्या होता है, इनका सम हमारा 180 होता है। ऐसा होता है, वैसे दिख भी रहा है बट हाँ ये वही सेम प्रॉपर्टी लगती है। अब डायगनल की बात करते हैं जो हमारा इम्पॉर्टेंट है। सेम डायगनल भी इसमें बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, सेम सी प्रॉपर्टी है, लेकिन ना अलग अलग आपको याद करनी है, आपको लिखनी है अलग से। ये डायगनल भी इसको बाइसेक्ट करती है कि अगर ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। मैं इसको ऐसे डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। अब हम डायगनल की बात करें तो इसको मैं ओ मान लूँ तो ये भी डायगनल वाले उसमें शो अगर ऐसे मैं लिख सकती हूँ कि ए ओ जो है इक्वल सी ओ है और हमारा बी ओ जो है वो इक्वल है डी ओ। ऐसा होता है, ये है। ओके, वर्टिकल अपोजिट भी मेरे को आपको बताना था, मैं भूल गई, अभी बता दूंगी मैं इसको क्लियरिफाई करने के बाद। हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब हमारा क्या बचा है, स्क्वायर। और याद रखना है स्क्वायर में जो भी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ स्क्वायर को, ये रहा, पहले तो ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें पता है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल है, ये हमें समझ आ गया। तो अगर मैं इसका नाम दूँ ए बी सी और अगर मैं इसका दूँ डी, इतना नाम देने के बाद अब मैं बोलूँ कि ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, बी सी के, और बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है ए सी के। सेम इसके 90 डिग्रीज बनते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एंगल ए जो है, बट इसको लिख लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है एक बार लिखने में, तो इसलिए मैं एक बार बता दे रही हूँ। सारे एंगल इक्वल होते हैं, जो कि इक्वल किसके होते हैं, 90 डिग्री के। और दूसरी चीज़, हाँ, डायगनल की अगर हम बात करें, डायगनल इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक और प्रॉपर्टी इसमें लग जाती है कि डायगनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर इतना है ये इसके बराबर होगा, ये अगर ऐसे है तो ये इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए ओ जो है वो इक्वल होगा सी ओ के, सेम तरीके से डी ओ जो है वो इक्वल होगा बी ओ के। ये तो है, ठीक है। लेकिन डायगनल में एक और चीज़ लगती है, क्या, ऐसा होता है कि जब डायगनल्स जो हैं ये हमारे जब ये स्क्वायर में मीट करते हैं तो एक 90 डिग्री बनाते हैं। एंगल क्या होता है, 90 डिग्री बनाते हैं। अभी तक नहीं बनाया ना पैरेललोग्राम में, ना ही किसमें, ना ही तो रेक्टेंगल में, लेकिन इसमें हमेशा हमेशा जब मीट करेंगे तो एंगल्स 90 डिग्री का बनेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल, यहाँ पे स्पेस नहीं, नीचे लिखो, एंगल ए, ऐसी ये वाला एंगल हमें बताना है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ए ओ बी, ऐसे लिखेंगे ए ओ बी इक्वल टू 90, ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ। तो एंगल बी ओ सी वो भी इक्वल है 90 के, एंगल सी ओ डी वो भी इक्वल है 90 के, और एंगल डी ओ ए वो भी इक्वल है 90 के। ज़रूरी नहीं है आप इसको ए ओ बी ही लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो बी ओ ए, ऐसे भी लिख सकते हो बी ओ ए। बस आपको दिखना चाहिए कि एंगल बीच में कौन सा आ रहा है और कहाँ से लेकर कहाँ तक है। अगर मैं इसको ए ओ सी लिखूँगी तो ये पूरा एंगल की बात होगी, लेकिन मेरे को एक छोटा वाला एंगल चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये वाला है ना, याद रखना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बस की। हल्का सा टिल्टेड, हल्का सा टिल्टेड, और ये बन गया रोम्बस। ओके, रोम्बस में क्या है, हल्का सा टिल्टेड होता है और ये पैरेलल होता है एक दूसरे के। शायद मैंने एक चीज़ नहीं बताई है, परपेंडिकुलर बता दिया, ठीक है। एक ये चीज़ कि जब भी ये जो है ये इक्वल भी डिवाइड हो जाता है, ये 45 बटेगा 90 और ये भी 45, सेम तरीके से ये 45 हो जाएगा और ये 45, इक्वल इक्वल बढ़ जाता है, ये 45 ये 45 ये 45 और ये भी 45। ये और एक और था जो बताना था मेरे को। ओके, रोम्बस देते हैं हम, एक नाम देते हैं इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। अब रोम्बस में क्या होती है, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये वाली इक्वल है इसके, ये वाली इक्वल है इसके, ये वाली इक्वल है इसके। तो सेम तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, वो इक्वल है सी ए सी डी के, वो इक्वल है
डी ए के, ऐसा है। हाँ, और ऐसा है। और एक और चीज़ है कि जो ये हमारे डायगनल्स हैं, अब इसमें क्या है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा 45 में सारे ऐसे सेपरेट हो गए, बाइसेक्ट, उन्होंने एंगल को भी बाइसेक्ट किया है। जो हमारे डायगनल हैं, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि डायगनल जो है बाइसेक्ट तो करेगा ही वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को, लेकिन वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेगा। ये चीज़ भी याद रखना कि ये डायगनल्स हमारा बाइसेक्ट तो कर रहा है, डायगनल बाइसेक्ट तो कर रहा है ईच अदर को, एक दूसरे को, लेकिन वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करता है। ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल इन इक्वल टू ईच अदर। एंगल को भी बाइसेक्ट करता है डायगनल, ठीक है। सेम तरीके से इसमें होता है कि जब हम यहाँ से ऐसे डायगनल बना रहे हैं और यहाँ से ऐसे डायगनल बना रहे हैं, तो यही जो है रोम्बस, और इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें सेम है कि ये जो डायगनल की बात अगर हम करते हैं, तो डायगनल जो है हमारा, इसको मैंने ओ माना है, ये पहले तो 90 डिग्री पे कट होता है, एक ये चीज़ है, तो इसको मैं बाद में लिखती हूँ, डायगनल वाला प्रोसेस पहले लिखती हूँ कि ए ओ जो है वो इक्वल होता है सी ओ के, और ये जो है बी ओ जो है वो इक्वल होता है डी ओ के। ये तो ठीक है, लेकिन जो ये हमारा एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, इसके ये वाला इक्वल होगा, इसके ये वाला इक्वल होगा। तो ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड हो जाते हैं का मतलब है कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एंगल, अगर मैं कैसे लिखूँ, ओ से स्टार्ट करती हूँ, ओ डी ए वो इक्वल होगा ओ डी सी के, ये दोनों इक्वल है। सेम ओ बी ए, और वो इक्वल होगा किसके, ओ बी सी के। ज़रूरी नहीं है ओ से, आप डी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लाइन तो ऐसी ही आ रही है ना, ऐसे करके। सेम तरीके से मैं ये लिखूँ तो इसको भी अगर मैं डिफाइन करूँ तो हम बोलेंगे डी ए ओ वो इक्वल है किसके, बी ए ओ के। अगर ऊपर वाली मैं लाइन देखूँ, उसको देखो क्या है, सी वाले को मैं डिवाइड कर रही हूँ, डी सी ओ वो इक्वल हो जाएगा बी सी ओ। ये डिवाइड हुए हैं, ये डायगनल से होता है। और डायगनल से एक और क्या चीज़ होती है, सारे एंगल्स किस में डिवाइड हो जाते हैं, 90 डिग्री में बट जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सारे, ये जो डायगनल जहाँ मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे। ये चीज़ याद रखना, ये इक्वल टू 90, ये अलग है, ये अलग है, और ये वाला पार्ट अलग है। और ट्रेपेजियम में एक बार बता देती हूँ और एक बार काइट बता देती हूँ। आई गेस इतना ही होगा आपके में। 8th में भी है ट्रेपेजियम, ठीक है। अगर मैं इसको ए नाम दूँ, इसको बी नाम दूँ, इसको सी और इसको डी, एग्जैक्टली ट्रेपेजियम होता क्या है, एग्जैक्टली ट्रेपेजियम होता क्या। अब ये जो है, ये लाइन, ये वाली जो लाइंस हैं हमारी टिल्टेड है, लेकिन जो हमारी ये जो लाइंस ऊपर वाली है ए बी और डी सी, ये हमेशा पैरेलल होती हैं। ट्रेपेजियम में जो दो लाइन है ये वो पैरेलल होंगी और दो नहीं। तो ये जो दो लाइन है ये पैरेलल है, इसको अगर मैं ए नाम दे दूँ, उसको अगर मैं बी नाम दे दूँ, इसका डायरेक्ट एरिया निकलता है। इसमें ये है कि इसका एरिया होता है, मैं आगे भी बताऊँगी ट्रेपेजियम में से, मैंने अभी बता दिया, कोई बात नहीं। हाफ इनका सम, और इसकी एक हाइट बनती है कि कितनी हाइट पर है ये, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, कहीं से भी दिख सकती है, ए प्लस बी इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी हो सकता है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये और ये साइड इक्वल होती है। नॉर्मल ट्रेपेजियम में हो या नहीं हो ऐसा नहीं पता होता है, लेकिन अब ये अगर लाइन में बहुत लंबी ऐसे ड्रॉ कर दूँ और ये ऐसे मेज़र करूँ तो ये इक्वल थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होगा ना, ये शॉर्ट ड्रॉ हुई है, ये लॉन्ग ड्रॉ हुई है। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये और ये लाइन दोनों इक्वल ड्रॉ होंगी, यही है। एक बार मैं काइट बता देती हूँ, काइट में भी 2-3 ही चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ओके, इस तरीके से बनता है हमारा काइट। नाम अगर मैं दूँ ए बी सी डी, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है लेकिन ऐसा ही है, तो इसको हम बोलते हैं काइट। काइट में क्या होती है, ये पहली चीज़ कि शॉर्ट वाले जो हमारी हैं
लाइंस वो इक्वल होती है। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं ए डी वो इक्वल होगी सी डी के, ठीक है। और ये हमारी ए बी इक्वल होती है किसके, सी बी के। लॉन्ग वाली लाइंस भी इक्वल होती है ऐसे। ये एक चीज़ है। और एक और चीज़ क्या है कि ये 90 डिग्री बनाती है। ये जहाँ पे मीट करेगा हमारा डायगोनल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या बना रहा है, इसमें भी 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो एंगल ए और ओ और बी जो है वो इक्वल है 90 के। सेम तरीके से सारे एंगल्स जो हैं वो किसके इक्वल होंगे, 90 के। और एक और चीज़ इसमें है कि ये जो एंगल हैं ये वाले वो इक्वल होते हैं। क्या होता है, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए जो है वो इक्वल होता है एंगल सी के। और एक चीज़ है कि ये बाइसेक्ट करता है इसको, और ये वाला एंगल बाइसेक्ट करता है इसको। डायगोनल्स जो है ये शॉर्ट और लॉन्ग के साइड्स पर एजेस पे जहाँ पे मीट कर रहे हैं, वर्टेक्स बना रहे हैं, वहाँ पे ये दोनों इक्वल बाइसेक्ट होते हैं और ये भी इक्वल बाइसेक्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो मैं लिख देती हूँ कि पीछे भी बताना है क्या, नहीं ऐसे तो एग्जैक्टली कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, यही कॉन्सेप्ट लास्ट। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि एंगल ए जो है और डी और मैं ओ ले लूँ तो वो इक्वल होता है किसके, एंगल सी डी और ओ के। अब एक बार देखो कौन सा बता रही हूँ मैं, एंगल ए डी और ओ, सी डी और ओ। और सेम नीचे वाला एंगल ए बी और ओ इक्वल सी बी और ओ, ये इक्वल होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था। एक बार वर्टिकल अपोजिट में कोई एंगल बताना है ना, मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, कोई भी दो लाइन, तो वो जैसे एक्स बना रही है ना, ऐसे करके एक्स, तो ये जो एक्स बन रहा है ये हमेशा इसके अपोजिट में इक्वल होगा जहाँ पे भी मीट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा है और ऐसे करके फिर वो हल्का सा ऐसे करके हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट। ऐसे है तो इसको वर्टिकल अपोजिट नहीं कहेंगे। ये स्ट्रेट लाइन मीट कर रही है, इसको ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट था, जितना भी था मैंने एक बार क्लैरिफाई कर दिया है। और मैं चाहूँगी कि एक बार आप इसको देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कॉन्सेप्ट। बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो से समझ आ रहा है सच में कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना, बट कमेंट प्लीज़ करना। मेरे को समझ आता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन का मुझे आइडिया नहीं है। सो अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इसको कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय।